प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र हल सहित लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह का प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाता है, केवल वहाँ पाठ बढ़ जाते हैं। प्रश्न यही होते हैं। प्रायः विद्यालयों में 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। यदि 2.5 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होगा तो कुछ प्रश्नों का उत्तर कम लिखना होगा, इसे हम बताते हुए चलेंगे। और ये 3 घंटे का होगा तो जैसा ये प्रश्न पत्र है इसी तरह से आपको लिखना होगा। अंक कुल 100 होते हैं। ये 2 भागों में प्रश्न पत्र बटा है, खंड क और ख। दोनों भागों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। उनके अंक प्रश्नों के सामने लिखे हुए हैं। तो आइए खंड क शुरू करिए। जो पहला प्रश्न है उसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके सही विकल्प को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। लिखने का क्रम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न देखें। जैसे रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। इसके कौन रचनाकार हैं? तो सही उत्तर है ब इंसा अल्लाह खां। आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? यहाँ सही उत्तर है स भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, यानी सरदार पूर्ण सिंह किस युग के हैं? तो सही उत्तर है ब द्विवेदी युग। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी किसकी प्रसिद्धि है यहाँ? तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा अ प्रताप नारायण मिश्र। हरखुर निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है? इस कहानी को आपने पढ़ा होगा। छमाही परीक्षा में 2 कहानी आपकी रहती हैं, बलिदान और आकाशदीप। यहाँ सही उत्तर है द बलिदान। लिखेंगे कैसे? तो लिखने का सही तरीका है कि आप उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दें, फिर क ख ग घ अंगा जो ये 5 हैं या जो भी दिया रहे, अ ब स द य र जो भी क्रम हो ऐसे लिखें। फिर थोड़ी सी दूरी छोड़ दें, फिर जो विकल्प हैं, जो विकल्प सही हैं उनको लिखकर वो सही उत्तर लिख दीजिए। जैसे ब इंशाल्लाह खां, स भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से आप एक साथ उत्तर लिखिए। आपको अलग से प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। यहाँ भी कुल 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक के सही उत्तर को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जैसे हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इस उत्तर को तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे न पता हो। आपको तो निश्चित पता होगा। यहाँ सही उत्तर होगा सरहपाद। इनको सरहपा भी लिखा जाता है। पाद का यहाँ अर्थ पूज्य होता है। विनय पत्रिका के रचयिता हैं, यानी विनय पत्रिका नामक रचना किसने रचा है? तो सही उत्तर है यहाँ तुलसीदास। भक्तकाल की काव्य धाराएं हैं, आप सामने देख रहे हैं, ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्त शाखा, राम भक्त शाखा। तो यहाँ सारे उत्तर क्या हैं? सही हैं, इसलिए यहाँ टिक करेंगे उपर्युक्त सभी। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग विशेषता है, यानी किस काल में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया? तो यहाँ सही उत्तर है आदिकाल, इसलिए आप चुनेंगे अ आदिकाल की। रामचरितमानस की रचना विधा है, यानी रामचरितमानस किस विधा में लिखा गया है? तो यहाँ सही उत्तर है महाकाव्य। तो चुनेंगे। और लिखने का तरीका बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 की तरह प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखेंगे, फिर क ख ग घ अंगा जो प्रश्न पत्र में रहेगा उसे आप लिख देंगे, उसके सामने थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, फिर जो विकल्प सही होगा उस विकल्प के साथ उसका मैटर, जैसे सरहपाद, तुलसीदास, उपर्युक्त सभी, आदिकाल की, महाकाव्य, ये आपके लिखने का सबसे सुंदर तरीका है। अब आइए प्रश्न संख्या 3 में। जो आपका प्रश्न संख्या 3 है इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे। किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। यहाँ देखिए, अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई नहीं दिए। इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आपके दूसरे पाठ महाकवि माँ का प्रभात वर्णन से लिया गया है। इस पर आधारित जो 5 प्रश्न हैं उसे देख लें। तो पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या होती है।
तीसरा, भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है? चौथा, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है? और पांचवा, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? इनका उत्तर हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नीचे देखें, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि आचरण किस सभ्यता से है। लेकिन हम पहले वाले का उत्तर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लिखना है। उत्तर पुस्तिका में आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है, फिर संकेत डालना है कि आपने अथवा के ऊपर वाला लिया या नीचे वाला। तो अंधकार के विकट बैरी का 1-2 शब्द, और अंत में जो पैराग्राफ के अंत में रहता है उसका 1-2 शब्द जैसे कर डालते हैं, ऐसा आप लिखेंगे। इससे पता चलेगा कि आपने किसको चुना है। फिर उत्तर लिखने के लिए बार बार प्रश्नोत्तर संख्या 3 क, 3 ख, 3 ग ऐसा नहीं डालना है। सीधे क ख ग घ अंगा जो आपका है उसे डालते जाइए, उत्तर करते जाइए। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे सीधे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन एवं लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न जो रेखांकित अंश की व्याख्या थी, तो वहाँ रेखांकित अंश क्या है, इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। रेखांकित अंश है, बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। तो इसका जब आप उत्तर लिखेंगे तो इस तरह से हेडिंग डालेंगे, ख रेखांकित अंश की व्याख्या। और तब लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों के सेवक भी संगत के कारण पराक्रमी, शक्तिशाली और वीर होते हैं। इस तरह से लिखते चले जाएंगे। वे अपने स्वामी को कष्ट न देकर उनके कार्यों को स्वयं ही कर डालते हैं, यहाँ तक कि वे उनके विरोधियों को भी स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि भगवान सूर्य के आगमन से पूर्व ही उनके सारथी अरुण ने आकर संपूर्ण अंधकार का विनाश कर दिया। ये आपकी सबसे अच्छी और सुंदर व्याख्या होगी। तीसरा जो प्रश्न था वह था कि भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है? तो उत्तर, भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण है। आप ध्यान देंगे आपके पैराग्राफ में ही छिपा हुआ है, वहां दिया गया है। चौथा प्रश्न था, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है? उत्तर, अंधकार का शत्रु महाराज अंशुमाली अर्थात भगवान सूर्यदेव को बताया गया है। और पांचवा प्रश्न था, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? उत्तर, अंधकार का समूल नाश सूर्यदेव के सारथी अरुण ने कर दिया। अब प्रश्न संख्या 4 पर आइए। यहाँ पर 2 पद्यांश आपको दिए जाएंगे और किसी एक को आपको चुनना होगा और उनके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, काहरे नलनी तू कुम्हलानी तेरी नाल सरोवर पानी। नीचे यहाँ कबीर लिखा भी है, इसलिए आप समझ जाएंगे कि ये कबीरदास जी की पदावली से है। इसमें 3 पंक्तियां रेखांकित हैं जिनकी आप व्याख्या करेंगे, जल में उत्पत्ति से लेकर हमारी जान तक। अन्य प्रश्नों की बात करें तो कबीर ने कमलनी और जल को किसका प्रतीक माना है? कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं? प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो अथवा में उसे देख लें। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है। जब इस पूरे पद को आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है तुलसी सुनि सौमित्र वचन। यहाँ समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी की रचनाओं से लिया गया है, तो आप उसके अनुसार करेंगे। लेकिन हम केवल एक उदाहरण दिखा रहे हैं जिससे वीडियो बड़ा ना हो, संक्षेप में आप समझ लें। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 ऐसे आप डालेंगे। अब पहला जो प्रश्न है कि पद्यांश के कवि और पाठ का नाम लिखिए, तो पहले आप संकेत करके काहरी नलनी हमारे जान तक, फिर क पद्यांश के कवि संत कबीरदास एवं पाठ का नाम पदावली है, फिर ख रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ 3 पंक्तियां रेखांकित हैं और उसे आपने पदावली में देखा होगा। स्टार्टिंग इस तरह से करिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। संत कबीरदास जी कमलनी के माध्यम से जीवात्मा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी कमलनी, तुम क्यों कुम्हला रही हो जबकि तुम्हारे चारों तरफ परमात्मा रूपी जल भरा हुआ है। तुम परमात्मा से ही उत्पन्न होती हो, उसी के बनाए संसार में जीवन पर्यंत रहती हो और अंत में उसी में जाकर विलीन हो जाती हो। तुम्हें न तो भौतिक कष्ट हो सकता है, न ही दैवी कष्ट, क्योंकि ये कष्ट शरीर को होते हैं, जीवात्मा को नहीं। अतः बताओ, तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है जो तुम कुम्हला रही हो। अंत में कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हैं वे नष्ट नहीं हो सकते,
तात्पर्य यह कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः वह नष्ट नहीं हो सकती। ये आपकी सुंदर व्याख्या होगी। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि कबीर ने कमिलनी और जल को किसका प्रतीक माना है। तो उत्तर आप देखेंगे, संत कबीरदास ने कमिलनी को जीवात्मा का और जल को परमात्मा का प्रतीक माना है। चौथा प्रश्न था, कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं। उत्तर, संत कबीरदास जी जीवात्मा से कहते हैं कि तुम्हारा जन्म परमात्मा से हुआ है, अतः तुम्हें दैहिक, दैविक या भौतिक कष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये कष्ट शरीर को प्राप्त होते हैं, जीवात्मा को नहीं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न था कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर है, प्रस्तुत पद में अनुप्रास एवं अन्युक्त अलंकार है। ध्यान रखिएगा, अलंकार अगर भ्रमित हो जाएं तो जो मूल है अनुप्रास वो हर जगह जरूर रहता है, तो अनुप्रास जरूर लिखिएगा। बाकी दूसरा आपको समझ में आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ श्लेष भी संभव है, क्योंकि उदिक माने जल, अवधिक माने परमात्मा भी हो सकता है। अब पांचवें प्रश्न पर आइए। पांचवा प्रश्न दो खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में दिए गए लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना होगा और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। चूंकि सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय आता है, जीवन परिचय नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। 5 अंक का है। आपके पास 3 विकल्प होंगे, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। अर्धवार्षिक है तो निश्चित है कि शुरू के तीनों आपको मिल जाएंगे। उत्तर लिखते समय प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इस तरह से आप डालेंगे, फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र डालेंगे, फिर थोड़ी सी इनकी मुख्य जीवन परिचय की चीज़ें दे देंगे कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता, भाषा, शैली, मृत्यु, ये 4-5 चीज़ें देंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा लगेगा। फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए। इस तरह से इसे आपने तैयार किया है, हम आपका समय नहीं लेंगे, ऐसे बढ़ाते हुए चले जाइए। जो मुख्य चीज़ें हैं उन्हें अंडरलाइन करिए या कलम बदल के लिखिए। फिर रचनाएँ डालिए और रचनाओं में कम से कम 3-4 रचनाओं का उल्लेख जरूर करिएगा। यहाँ विस्तार से दिया गया है, इनमें से कम 3 रचनाओं का उल्लेख आप जरूर करिए, जिससे आपका उत्तर अच्छा लगे। अगर खंड ख की बात करें तो दिए गए कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और रचना आपको लिखना होगा। यहाँ भी 3 आपके पास विकल्प हैं, जैसे कबीरदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो हमने कबीरदास पर आपको दिखाया भी 5 अंक का है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख पहला लिया है तो कबीरदास, दूसरा होता तो सूरदास, तीसरा होता इस तरह से अब स करके है। यहाँ भी जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, ऐसा करके कुछ मुख्य चीज़ें आप ऊपर डाल दीजिए जीवन परिचय से संबंधित। तब साहित्यिक परिचय देख रहे हैं सामने हेडिंग, इस तरह साहित्यिक परिचय डालिए। इसमें भी जो मुख्य बातें हैं उन्हें हाईलाइट कर दीजिए तो देखने में सुंदर लगता है। इसके बाद रचनाएं, इनकी केवल एकमात्र रचना बीजक है और उसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी, इसलिए इन सभी का उल्लेख कर दें, इसे न छोड़ें। हिंदी साहित्य में स्थान आपको छमाही में लिखने का आवश्यकता नहीं है, चूंकि समय बड़ा कम रहता है, इसलिए इतना ही आपको लिखना है। छठा प्रश्न अगर कहें तो कहानी से संबंधित है और आपके यहाँ 4 कहानियां हैं, छमाही में 2 कहानी रहेंगे, बलिदान और आकाशदीप। किसी एक कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा और किसी एक कहानी का सारांश। वो बलिदान या आकाशदीप किसी एक का सारांश और किसी एक का उद्देश्य। ये भी 5 अंक का है। तो हमने आपको पहला ही दिखाया है, ऐसे आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 बलिदान कहानी का उद्देश्य या आकाशदीप कहानी का सारांश, जो भी आप लिखना चाहें। फिर इसके बाद पैराग्राफ बना करके लिखते चले जाएंगे। ये चीज़ें प्लेलिस्ट में व्यवस्थित हैं, वहाँ से कहानी खंड से आप इसे देख लेंगे कैसे लिखना है। अब पूरा इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ राइटिंग के अलावा अंक नहीं कटते। अब 7वें प्रश्न की बात करें तो नाटक से संबंधित है और ध्यान रखिएगा कि प्रयागराज जिला या मंडल में सूतपुत नाटक चलता है। इसी तरह से अन्य जिलों में कहीं कहीं दूसरा चलता है अलग अलग, वो विस्तार से पहले ही आपको हमने बता दिया है, आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो नाटक खंड वही करिएगा जो आपके यहाँ चलता है। जैसे जो भी आपके यहाँ चलता होगा उसमें किसी एक अंक का, जैसे यहाँ प्रथम अंक का सारांश पूछा गया है या नायक का चरित्रण, इन 2 में से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। प्रायः दोनों प्रश्न आते हैं। लिखने का तरीका इनका भी वही है कि प्रश्नोत्तर संख्या आपने 7 डाल दिया, सूतपुत नाटक के प्रथम अंक का सारांश हेडिंग डाल दिया जो आपके यहाँ चलता है। फिर उत्तर में
यहाँ उत्तर आपको डालने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 7 पड़ चुका है। तो पैराग्राफ बना के लिखते चले जाएगी। सोदपुर डॉक्टर गंगा साहब प्रेमीकृत महाभारतकालीन प्रसिद्ध पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित एक पौराणिक नाटक है। इस तरह से करके शुरू करिए और फिर आप लिखते हुए चले जाइए। जहाँ पहला अंक शुरू करिए उसे थोड़ा हाईलाइट करिए एक लाइन, जिससे पता चले कि आप वही लिख रहे हैं। और इसकी जो मुख्य बात है उसको भी हाईलाइट कर दीजिए। ये मुख्य बात है कि मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या तो मनते समय में भूल जाओगे। इसको हाईलाइट करिए, चाहे आप कलम बदल के लिखिए चाहे अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस तरह से खंड क पूरा हो गया। अब खंड ख की बात करें तो खंड ख में जो 8वां प्रश्न है, पूरे प्रश्न पत्र का 8वां, अब खंड ख का पहला ही हो जाएगा। ये 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। और यहाँ पर खंड क में संस्कृत खंड से 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना होगा और उसका संकेत, संदर्भ और हिंदी अनुवाद, ये 3 लिखने का चलन है। इससे आपको अच्छा अंक मिलेगा। देखिए यहाँ अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ससंदर्भ यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 अंक का है। जैसे इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण, इसे जब आपने देखा होगा तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि प्रयाग से लिया गया है, जबकि अयम पर्वतराज है भारतवर्ष, पर्वतराज दे करके हिमालय आप जान जाएंगे, वहाँ भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। उत्तर लिखने का तरीका यही है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 क डालिए, फिर संकेत डाल दीजिए। इतिहास प्रसिद्ध हम पहला वाला ले रहे हैं, स्थितोस्थ। आप अगर दूसरा ले रहे हैं तो दूसरे को यहाँ डालेंगे। फिर संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रयाग पाठ से लिया गया है। फिर हिंदी अनुवाद लिखिए, इतिहास में प्रसिद्ध, नीतियों में निपुण। इस तरह से करते हुए, चूँकि ये सब आप जानते हैं तो यहाँ विस्तार में हम चर्चा नहीं करेंगे, समय बचाएंगे। तो इस तरह से गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है, यहाँ तक आप पूरा लिख लेंगे। खंड ख 2 श्लोक आएंगे और किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। तो यहाँ विश्वानि देव देखकर ही आप समझ गए होंगे कि वंदना से है। इसके बाद अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको कंफर्म हो जाएगा कि सदाचार उपदेशक का है। तो लिखने के लिए पहला प्रस्तुता संख्या 8 ख, संकेत विश्वानि से लेकर आसु तक। फिर संदर्भ उसी तरह से लिखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना पाठ से अवतरित हैं। फिर हिंदी अनुवाद, हे सूर्यदेव आप हमारे समस्त पापों का नाश कीजिए और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। इतना ही आपको लिखना है। अब आइए प्रसंख्या 9 में। प्रसंख्या 9 में 2 मुहावरे और 2 लोकोक्तियाँ, 4 दिए रहेंगे और इनमें से किसी एक को आपको चुनना रहेगा, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग करना रहेगा। जैसे अंधे की लाठी होना, छाती पर मूंग दलना, आस्तीन का सांप होना, खुदा पहाड़ निकली चूहिया आदि। हमने यहाँ पहला लिया है आपको उदाहरण दिखाने के लिए। प्रस्तुता संख्या 9 क डालेंगे, फिर हेडिंग डाल देंगे मुहावरा या लोकोक्ति जो आप लेंगे और सामने उसे लिख देंगे, जैसे अंधे की लाठी होना। फिर अर्थ लिखेंगे, एक माँ सहारा होना। फिर वाक्य प्रयोग लिखेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे, श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी थे। ये लिखने का एक सुंदर तरीका है। अब आइए प्रसंख्या 10 पे। प्रसंख्या 10 व्याकरण से संबंधित है। इसमें 2 खंड हैं, क और ख, और क में संधि है और ख में शब्द रूप आपके रहते हैं, शब्द रूप आपको देना होता है। और ये 11 में 12 में नहीं है। तो संधि में आइए, आपको स्वर के भेद पढ़ाए जाएंगे, स्वर के भेद के आधार पर ही आएगा। जैसे हिमालय, वो सरल से होते हैं, तो इसका सही कौन सा होगा? हिमधन आलय, ये सही होगा, हिमधन आलय। यद्यपि, यदि धन अपि, ये सही होगा। कमलोदय, कमल धन उदय, ये सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प हिमधन आलय, ये देखिएगा यहाँ अ होना चाहिए, पला सही है, हिमधन आलय। और दूसरे में यदि धन अप और तीसरे में कमल धन उदय, यानी जो सही है उसी का विकल्प। इसी तरह से आप 1 2 3 जैसे भी पेपर में रहता है, थोड़ा सा जगह छोड़ करके विकल्प का वो डालिए और विकल्प में जो सही है उसे डालिए। पूरा प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं उतारना है, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। अगर प्रश्न और उत्तर दोनों लिखेंगे तो आपके कुछ प्रश्न छूट जाएंगे। प्राय विद्यालयों में अर्धवार्षिक में 2.5 ही घंटे का समय मिलता है, 3 का नहीं मिलता, इसलिए आप बचिएगा प्रश्न लिखने से।
इसी का जो खंड ख है वो शब्द रूप से संबंधित है। जैसे आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है। आत्मना यानी आत्मन, नामन, राजन, जगत और सरित, ये आपके शब्द रूप हैं 5। और सर्वनाम भी आपके यहाँ है, लेकिन यहाँ शब्द रूप ही पहले आता है, सर्वनाम वार्षिक में दिया जाता है। तो आत्मना में सही होगा तृतीया विभक्ति एक वचन, तो ब यहाँ चुनेंगे। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, शब्द रूप आपने याद किया है, तो बड़ी सरलता से आप इसे चुन सकते हैं। यहाँ होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। लिखने का तरीका वही, प्रश्नोत्तर संख्या 10 ख आप डालिए, फिर पहले का ब सही है और दूसरे का अ सही है, और जो मैटर है उसे भी आप यहाँ लिख देंगे। 11वें पर आइए, यह भी खंडों में बटा हुआ है और ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित है। तो जो इसका क है, इसमें शब्द युग्म आएंगे और उनका सही अर्थ वाला जोड़ आपको चुन के लिखना है। जैसे अनल और अनिल, तो अनल माने आग होता है, अनिल माने हवा, तो आग और हवा, यहाँ ये सही होगा। इसके बाद दूसरे पर आइए, अगर 2.5 घंटे का होगा तो हो सकता है कि दोनों में से एक ही दिया रहे, 3 घंटे होगा तो दोनों दिया रहेगा। अन्न, अन्य, अन्न माने होता है अनाज और अन्य माने दूसरा, यानी अनाज और दूसरा। अब लिखने का तरीका ये है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 क, तो पहले का सही है आग और हवा और दूसरे का सही है अनाज और दूसरा। जो इसका खंड ख है, ये अनेकार्थी शब्द हैं और उनका आपको उत्तर लिखना है। तो किसी एक को चुनना है, यहाँ 3 दिए गए हैं, कनक, हार, द्विज, तो किसी एक का चुनकर आपको उत्तर लिखना है। आप इससे परिचित हो गए होंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 11 ख, आप एक तरफ डालेंगे अनेकार्थी शब्द, एक तरफ अर्थ डालेंगे। अनेकार्थी हमने लिया कनक, कनक के 2 अर्थ, स्वर्ण और धतूरा, ये अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी का मतलब होता है कि जो आपस में पर्याय ना हो। जैसे अगर हार का देखेंगे, थार मने पराजय, हार मने गले का आभूषण, द्विज का ब्राह्मण, पक्षी, दांत, इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। खंड जो ग है, इसमें वाक्यांश दे रहते हैं और उनके लिए जो सही उत्तर है उसका आपको चयन करना होता है। कहीं कहीं वाक्य के विकल्प नहीं दिए जाते, सीधे वाक्य दे दिए जाते हैं कि आप लिखिए, लेकिन जो नियम है सामान्य हिंदी में कि वो विकल्प दिए रहेंगे, आपको सही विकल्प चुनना रहेगा। जैसे जो ईश्वर में आस्था न रखता हो, तो न रखता हो तो नास्तिक और रखता हो तो आस्तिक। जिसके आने की कोई तिथि न हो तो उसे अतिथि कहते हैं। अब लिखने का तरीका आपका ये है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 ग आपने कर दिया और पहले का नास्तिक सही है, ब सही है, ते कर दिया, दूसरे का स अतिथि सही है, तो ऐसे लिख दिया। ये लिखने का तरीका है। खंड घ में वाक्य दे रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 2 को आपको शुद्ध करना होगा। कम से कम 4 विकल्प आपके पास रहते हैं। जैसे एक फूल की माला लाना, तो फूल की एक माला लाना, ये सही होगा, क्रम इसका गलत है। नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, तो अनेकों नहीं बल्कि अनेक, क्योंकि एक का बहुवचन अनेक होता है। कई रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो कई रेलवे के नहीं बल्कि रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए। संतोष का फल मीठा होता है, यहाँ स गलत है, यहाँ दंत स नहीं होगा, यहाँ मूर्धन्य होगा, तो उसका आप प्रयोग करेंगे। यहाँ 2 ही लिखना है, तो इस तरह से लिखें। प्रश्नोत्तर संख्या 11 घ, वाक्य का शुद्ध रूप, अ फूल की एक माला लाना, ब नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं। 12वां प्रश्न, वीर अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 अंक का है। अगर 2.5 घंटे का पेपर होगा तो एक ही चीज पूछा जाएगा, या परिभाषा या उदाहरण, दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और 3 घंटे का पेपर रहेगा तो दोनों लिखना रहेगा। तो उत्तर ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 क, वीर हमने लिया, परिभाषा आप डाल देंगे, परिभाषा आपने तैयार कर लिया होगा, फिर उदाहरण डाल देंगे, स्पष्टीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। खंड ख जो है वो अलंकार से संबंधित है। अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 अंक का है। यह भी अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो एक ही चीज पूछा जाएगा, या परिभाषा या उदाहरण। 3 घंटे का है तो दोनों पूछा जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 12 ख डालिए, अनुप्रास अलंकार डालिए, परिभाषा हेडिंग डाल के परिभाषा डालिए और परिभाषा के बाद उदाहरण डाल के उदाहरण डालिए। खंड ग, दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, ये भी 2 अंक का है। इसके लिए भी वही है कि 2.5 घंटे का पेपर है तो या तो लक्षण या उदाहरण 2 में से एक पूछा जाएगा, 3 घंटे का है तो दोनों पूछा जाएगा। तो आपको इस तरह से लिखना है।
प्रश्नोत्तर संख्या 12 दोहा छंद, पहले लक्षण यानी परिभाषा, फिर उदाहरण, दोनों लिख दीजिए। और अगर एक पूछा है तो एक ही लिखिए। 13वां जो प्रश्न है वो पत्र लेखन से संबंधित है। सामने आपके दोनों दिख रहे हैं, कोई एक चुनिए और उसको आप लिखिए। ये आप प्लेलिस्ट में व्यवस्थित है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पत्र लिखते हुए चले जाइए। ये इसका तरीका है। यहाँ नीचे दिनांक और भौदी में क ख ग लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। जो 14वां प्रश्न है वो निबंध लेखन से संबंधित है, 9 अंक का है। कोई एक विषय आपको चुन लेना है, कम से कम 4 विषय जरूर आपको मिलेंगे, उनमें से कोई एक चुनना है और उस पर लिखना है। हमने पहला ही लिया है विज्ञान वरदान या अभिशाप। लिखने का तरीका, प्रश्नोत्तर संख्या 14 डाला, विज्ञान वरदान या अभिशाप हेडिंग डाल दीजिए, फिर रूपरेखा लिख दीजिए। जो भीतर हेडिंग डालेंगे तो पहले आप अंदर लिख करके वो हेडिंग बाद में भी यहाँ लिख सकते हैं, या पहले भी लिख सकते हैं। जैसे प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान वरदान के रूप में इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर चौथा मूल आ जाएगा विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, उपसंहार। तो इस तरह से प्रस्तावना डालिए। प्रस्तावना के तुरंत बाद विज्ञान का अर्थ, फिर विज्ञान वरदान के रूप में क ख ग आप दिखा दीजिए। जो 5 आपने ऊपर लिया है, इनमें जो भी ऑप्शन लीजिए उनके बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखते जाइए, तो आपकी बात पूरी होती चली जाएगी। बहुत बड़ा नहीं लिखना है, जिससे आप समय के अंदर कर सकें। फिर विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, उसके बारे में भी थोड़ा सा, और तब अंत में उपसंहार दे दीजिए। ये है प्रश्न पत्र हल करने का एक उचित तरीका, जहां आपको अधिकतम अंक मिल सकते हैं। आपकी परीक्षा अच्छे से हो, अच्छे अंक मिले, इसके लिए शुभकामनाएं। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।